हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग गैस के रूल पढ़ रहे थे और हम लोगों ने उसमें 3 रूल पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहला बॉयल्स का नियम, दूसरा चार्ल्स और तीसरा गैलू-साक। ठीक है, आज जो तीसरा रूल हम लोग पढ़ेंगे, मतलब 3 हो गए, चौथा रूल जो है हमारा वो है कंबाइंड गैस लॉ। मतलब इन 3 को बना के हम लोग क्या करेंगे, चौथा रूल बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक छोटा सा पॉइंट और देखना है। वो एक और रूल है ना, रूल या सब रूल आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, वो क्या है वो देख लो आप लोग एक बार। एवोगाद्रो हाइपोथेसिस, इसको बोलते हैं एवोगाद्रो हाइपोथेसिस, एवोगाद्रो की परिकल्पना। परिकल्पना ही एक तरीके से इसकी है ना, ऐसे नींद में सपने में सोची थी, इसलिए इसको परिकल्पना ही बोला गया है। एवोगाद्रो की परिकल्पना। देखो क्या है बच्चों, ये सिंपल सा है, छोटा सा पॉइंट। किसी कंटेनर में मान लीजिए आपके पास में गैस भरी हुई है। इस तरीके से किसी कंटेनर में गैस भरी हुई है। ठीक है, तो किसी कंटेनर में अगर गैस भरी हुई है और यहां पर सेम टेम्परेचर और प्रेशर है, फॉर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, समान ताप एवं दाब के लिए, समान ताप एवं दाब के लिए विभिन्न गैसों के अणुओं के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस के मॉलिक्यूल्स में जो टोटल कंटेनर में भरा हुआ जो आयतन होगा या वॉल्यूम होगा, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, एन के। और यहां पर एन क्या है, इनके अंदर भरे गए अणुओं की संख्या, ठीक है, या फिर उनके मोल। क्लियर? तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N आएगा कब, जब इस कंटेनर का टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम रखा गया हो, समान ताप एवं दाब के लिए। इस कंटेनर में भरे हुए विभिन्न गैसों के जो अणु हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, उनके मोलों की संख्या के, अणुओं की संख्या के लिए। ठीक है, तो ये बस आपके पास में छोटा सा पॉइंट है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। क्लियर? फॉर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, फॉर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैस contain equal number of mole of the gas या फिर molecules of the gas। मतलब कि अगर मैं हिंदी में इसको लिखूं तो ये हो जाएगा आपके पास में, समान ताप एवं दाब के लिए, समान ताप एवं दाब के लिए विभिन्न गैस के समान मोलों की संख्या समान आयतन के बराबर होती है, या फिर उस कंटेनर के आयतन के बराबर होती है। बस ये एक छोटा सा रूल और आपका रह गया था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो इस तरीके से हम लोग अब तक 4 रूल पढ़ चुके हैं, और चारों रूल पढ़ने के बाद में अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक नई इक्वेशन बनाएंगे इन चारों को कंबाइन करके। उसको बोलते हैं अवस्था समीकरण। क्या बोलते हैं उसको? अवस्था का समीकरण, कंबाइंड गैस लॉ। ठीक है, तो ये देख लो फिर से, एवोगाद्रो हाइपोथेसिस, एवोगाद्रो की परिकल्पना क्या है कि सेम टेम्परेचर प्रेशर पर किसी कंटेनर में जो वॉल्यूम, जो गैसेस भरी हुई हैं, ठीक है, उनके जो मोल हैं वो उसके आयतन के बराबर है, मतलब कि उसके वॉल्यूम के बराबर है। ठीक है,
इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ द गैस, इक्वल नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस। ठीक है, तो दोनों तरीके से डेफिनेशन लिख दिए मैंने हिंदी और इंग्लिश में। आपको बस यहां पर एक चीज याद रखनी है, फॉर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, समान ताप और दाब पर यह चीज लागू होगी क्या, कि उस कंटेनर में जितने भी गैस के मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, जितने भी अणु भरे हुए हैं, उनके मोलों की संख्या ही उसका आयतन होगी। ठीक है, उसके आयतन के बराबर होगी। सही बात है। ठीक है, आप ही सोच के देखो, थ्योरेटिकली माइंड में सोच के देखो कि एक कंटेनर भरा हुआ है। ठीक है, उस कंटेनर में जो गैसेस भरी हुई हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, उनके जो मोल होंगे वही तो क्या होगा, उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, उसके जो मोलों की संख्या है वही उसके आयतन के बराबर हो जाएगी। आयतन किससे निकालते हैं हम लोग, जो उसके अंदर भरा होगा। ठीक है, चलो आगे हम लोग क्या करेंगे, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस से आगे चलेंगे और यहां पर अब आपके पास में आएगा कंबाइंड गैस लॉ। कंबाइंड गैस लॉस, इसको बोलते हैं अवस्था का समीकरण। ठीक है, तो देखो क्या है बच्चों, ये इसके अंदर क्या है कि हम लोग सबसे पहले बात करें कि बॉयल्स लॉ ने हमें क्या बात करी। बॉयल्स लॉ ने हमें क्या बताया कि P जो है प्रेशर, दाब, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है आयतन के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। प्रेशर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम होता है, कहां पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, नियत ताप पर। क्लियर। उसके बाद आए चार्ल्स ने बोला कि एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब नियत दाब पर जो वॉल्यूम होता है आयतन, वो उसके टेम्परेचर के समानुपाती होता है। कौन सा टेम्परेचर है यहां पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप। ठीक है, कोई भी आयतन नियत दाब पर उसके परम ताप के समानुपाती होता है, ये हम लोगों को बताया था चार्ल्स लॉ ने। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा लॉ आया वो हमारे पास में कौन सा है बच्चों, गे लुसाक नियम। उसने बोला कि अगर हम लोग क्या करें, अब की बार कांस्टेंट क्या कर दें, प्रेशर कर दें, सॉरी आयतन कर दें, तो नियत आयतन पर जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के, दाब हमेशा किसके समानुपाती होगा, परम ताप के। ठीक है, यहां पे टेम्परेचर एब्सोल्यूट, परम ताप 0 केल्विन वाला। ठीक है, अब एक और चौथा रूल अभी हम लोगों ने पढ़ा जस्ट, वो क्या था, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, N के, किस पर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, मतलब समान ताप और दाब पर। ठीक है, समान ताप और दाब पर जो आयतन होगा वो उसके अंदर भरे हुए गैस के अणुओं की मोलों की संख्या के बराबर होगा। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहा हूं, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को कंबाइन करना चाहूं तो कैसे करूंगा, देखो इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब अगर V को मैं इधर लेके जाऊं, P यहां पर है, V को इधर लेके जाऊं तो प्रोपोर्शनल टू रहेगा यहां पर, और V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन है, टेम्परेचर। तो P और V यहां पे ले जाऊं, प्रोपोर्शनल टू रखूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 को अगर कंबाइन करूं तो P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है T, V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है T, मतलब ये दोनों इस ताप के क्या है, समानुपाती है। ठीक है, और ये वॉल्यूम जो है इसके व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब ये इधर जाएगा, ये क्या जाएगा, इधर। तो देखो इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 को अगर आप कंबाइन करना चाहो तो कैसे करोगे कि P V
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हैं, टी के, ठीक है। पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हैं, टी के। और अगर मैं चारों ही गैस लो को कंबाइन कर दूं, पी इसके व्युत्क्रमानुपाती है और ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती है, तीसरा भी इसके समानुपाती, मतलब वॉल्यूम के समानुपाती कौन है, एन, ठीक है। तो देखो आप इस वॉल्यूम के समानुपाती कौन है, एन। तो एक तो ये बना दिया मैंने, दूसरा पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन और टी, ठीक है, क्लियर। अगर मैं यहां से आगे बढ़ूं तो ये हो जाएगा पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का साइन आ जाएगा यहां पे, जब प्रोपोर्शनल टू का साइन हटता है, ठीक है, तो यहां पे कौन आ जाता है, कांस्टेंट का साइन आ जाता है, नियतांक आ जाएगा। उसी तरीके से एक नियतांक यहां आ जाएगा, है ना। तो यहां पर जो ये गैस की इक्वेशन बन रही है बच्चों, ये वाली, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कंबाइंड गैस लो। कैसे कि अगर मान लीजिए मैंने यहां पर एक कंटेनर लिया है, ठीक है, और उसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को चेंज किया है और थोड़ी देर बाद उसको देखा है तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, मतलब P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 V2 अपॉन T2। तो यहां से इस तरीके से निकल के आ रहा है, देखो ये P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये आपके पास में क्या है, कंबाइंड गैस लो अवस्था का समीकरण। ये क्या है आपके पास में, अवस्था का समीकरण, कंबाइंड गैस लो, कंबाइंड गैस लो अवस्था का समीकरण, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर इस इक्वेशन के लिए, ये मैंने चौथी भी जोड़ दी थी इसके अंदर इस वजह से, ठीक है, ये 1 2 इक्वेशन 1 2 एंड 3, इन दोनों तीनों को कंबाइन करके ये बनाई है मैंने, और 1 2 3 एंड 4 को कंबाइन कर कर ये बनाई है, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास में वहां से निकल के आ गई P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, वो कंबाइंड गैस लो बनेगा। लेकिन यहां पर क्या है, PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, एन टी के। तो जब यहां पर प्रोपोर्शनल टू का साइन हटेगा बच्चों, तो यहां पर एक स्पेशल टाइप का आपके पास में क्या आएगा, नियतांक आएगा R, क्या आएगा R, ठीक है। यहां पर जो कांस्टेंट आएगा इसको हम लोग बोलेंगे R, और ये जो R होता है इसको बोलते हैं गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक। और इस समीकरण को हम बोलते हैं आइडल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण, ठीक है। तो ये जो 4 लो थे हमारे पास में, 4 जो नियम हम लोगों ने पढ़े हैं, इन्हीं से मैंने उनकी व्युत्पत्ति की है, व्युत्पन्न हुए हैं वो, ठीक है, उत्पत्ति करी है उनकी, उनको बनाया है। पहला बॉयल्स लो था, ये बोल रहा था कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, व्युत्क्रमानुपाती है, दाब और ताप, ठीक है। ये इसके डायरेक्ट समानुपाती है, प्रोपोर्शनल टू है, ये भी इसके और ये भी इसके। तो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है, देखो यहां पे दिखेगा आपको, V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, और प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V आएगा। अगर V हम लोग इधर लेके जाएंगे तो कहां आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 नए इक्वेशंस बनाई है। एक क्या बनाई है बच्चों, एक बनाई है कंबाइंड गैस लो अवस्था का समीकरण, और दूसरा बनाया है आइडल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। तो दोनों ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में यहां पर आपके काम में आएंगे, ठीक है। अगर आपको तीनों क्वांटिटी, ये ताप, दाब और आयतन, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तीनों अगर चेंज करके दिया जाए तो आपको फिर वो वाली इक्वेशन लगानी है। लेकिन अगर आपको सिर्फ इसके बारे में दिया जाए, जहां पर आपको मोल निकालने को दिया जाए, प्रेशर दे दिया जाए, वॉल्यूम दिया जाए, टेम्परेचर निकाल लो, ठीक है, तो ये आइडल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण आपको काम में ली जाती है, ठीक है। हर कोई गैस आदर्श गैस नहीं होती, ठीक है, कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होती, क्लियर है। लेकिन उसके लिए अगर आप यहां पर आदर्श मान रखें तो आदर्श गैस समीकरण को
फॉलो करती है, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है इक्वेशन। क्लियर? तो यहां पे ध्यान रखना कि कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होती जब तक कि यहां पर आदर्श मान ना रख दिए जाएं। ठीक है, तो इसके बाद में एक और गैस आपको पढ़नी है। ठीक है, रियल गैस बोलते हैं उसको, वास्तविक गैस। ठीक है, आदर्श गैस वर्सेस वास्तविक गैस, आइडियल गैस इक्वेशन वर्सेस रियल गैस इक्वेशन, रियल गैसेस। ठीक है, तो हम लोग वो बाद में पढ़ेंगे, सबसे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। अभी के लिए आपको क्या करना है, ये आर की जो वैल्यूज हैं इनको ध्यान में रखना है। ठीक है, आर मतलब कि गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक, और इस आर की जो वैल्यूज है वो आपको याद रखनी है बच्चों। अलग अलग आर की वैल्यू आती है अलग अलग मात्रक के लिए। 8.314 जूल पर केल्विन इंटू मोल, एक तो ये है। ठीक है, दूसरी आपके पास में है लगभग 2 कैलोरी टू मोल, ये कैलोरी है। ठीक है, तीसरी आपके पास में आएगी 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल। ये 3 वैल्यू हैं जो आपको काम में आएंगी जगह जगह पर, थर्मोडायनेमिक्स में भी आएगी आपके पास में। ठीक है, आपके पास में इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तब भी आएगी। तो ये सभी चैप्टर के अंदर काम में आएगी। आइडियल गैस इक्वेशन में आर गैस कांस्टेंट की वैल्यू, गैस नियतांक की मान। अब आपको क्या करना है, ये सारे अगर आप डेसिमल दशमलव में लिखोगे ना मान को, तो आपका आंसर जो है बहुत लंबा खींचेगा। तो आपको क्या करना है, इनके शॉर्ट फॉर्म याद रखने हैं। ये लगभग 25/3 होता है, ये लगभग होता है 25/3। ठीक है, ये लगभग होता है 1/12। क्लियर? 25/3 और 1/12। जब भी आपको रखना हो मान तो आप ये मान रखो, इनकी जगह ये रखो तो इजी रहेगा। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए जब सब्जेक्टिव इक्वेशन आएंगे तो आपको सिर्फ यही रखना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इक्वेशन के लिए आपको ये आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, 25/3 रख देना इसकी जगह पर, और इसकी जगह पर 1/12 रख देना। क्लियर? तो ये सारी की सारी आपको आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन मिल जाएगी। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, है ना। पहले तो एक क्वेश्चन हमारा बाकी रह गया था, किसका? गेल-लुसाक का। एक क्वेश्चन है जो हमारा बाकी रह गया था, किसका? गेल-लुसाक का। मान लीजिए आपके पास में P1 है 2 एटीएम, आपके पास में P2 आपको क्या करना है, फाइंड करना है। V1 है आपके पास में V, और V2 आपके पास में हो जाएगा डबल 2V। तो आपको यहां पर क्या निकालना है, आपको ये निकालना है परसेंटेज इंक्रीमेंट ऑफ P2, मतलब कि अंतिम दाब की आपको क्या निकालना है, अंतिम दाब में प्रतिशत वृद्धि। इसको टी कर लो, T1 T है और T2 2T है, टेम्परेचर के साथ में निकालो इसको। ठीक है, तो अंतिम दाब में प्रतिशत वृद्धि, P2 में परसेंटेज इंक्रीमेंट आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, प्रेशर और टेम्परेचर दिया हुआ है और ये सब दिया हुआ है आपको एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नियत आयतन पर, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए गैस। नियत आयतन पर किसी निश्चित मात्रा के लिए आपको ये वैल्यूज दी हुई हैं। अब आप क्या करोगे बच्चों, इसके अंदर सबसे पहले कौन सा लॉ लगाओगे, गेल-लुसाक लॉ लगाओगे। गेल-लुसाक लॉ बोलता है कि P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। तो यहां से आपको क्या निकल जाएगा, P2 निकल जाएगा। तो P2 देखो, P2 यहां पर कितना निकलेगा, मान लीजिए यहां पर P1 जो आपको दिया हुआ है वो है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, T2 आपका हो गया 2T, और T1 आपका है T, मतलब T से T कटेगा ये, तो यहां पर कितना आ जाएगा ये 4 एटीएम।
ठीक है। P2 आपके पास में आ जाएगा 4 ATM। अब आपको उसने पूछा प्रतिशत इंक्रीमेंट कितना हुआ, ठीक है, अंतिम दाब में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। तो प्रतिशत वृद्धि करने के लिए आपको क्या करना है, अंतिम दाब माइनस प्रारंभिक दाब बटा प्रारंभिक दाब, ठीक है, अंतिम दाब माइनस प्रारंभिक दाब बटा प्रारंभिक दाब, ठीक है। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा बच्चों, इंटू 100, तो आप इसको निकालोगे तो 4 माइनस 2 बटा 2 मतलब 2 बटा 2 मतलब 1, मतलब कि ये 100% यहां पर क्या हुई है, वृद्धि हुई है। किसमें, अंतिम दाब में, फाइनल प्रेशर में यहां पर क्या हुआ है, 100% इंक्रीमेंट हुआ है, 100% वृद्धि हुई है। फिर से देख लो इस क्वेश्चन को, आपको दिया हुआ है प्रारंभिक दाब, ठीक है, P1, प्रारंभिक दाब P1, इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर, प्रारंभिक ताप दिया हुआ है, अंतिम ताप दिया हुआ है। आपको अंतिम दाब निकालना है और अंतिम दाब निकालने के बाद में आपको अंतिम दाब में प्रतिशत वृद्धि भी निकालनी है, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीमेंट ऑफ P2 भी निकालना है बच्चों। क्लियर। अब यहां पे आप ध्यान से देखो, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ गेल-लुसाक लॉ को यूज में लिया है। गेल-लुसाक लॉ क्या बोलता था, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नियत आयतन पर किसी निश्चित मात्रा की गैस के लिए, ठीक है, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस, जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। अगर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर के, तो ये क्या हो जाएगा, P/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और यहां से हम लोगों ने इक्वेशन निकाली थी ये वाली, P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। यहां पर P2 जो है ये क्या हो जाएगा, T2 यहां पर चला जाएगा गुणा में, P2 अगर निकालना है तो T2 यहां गुणा में चला जाएगा, तो चला गया 2 इंटू, यहां पर T2 है 2T और ये T1 कितना है T, और यहां पर ये क्या है P1, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। T से T कैंसिल हो जाएगा, कितना आया ये 4 ATM। तो अंतिम दाब आया 4 ATM, प्रारंभिक था कितना 2 ATM। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या करते हैं, अंतिम दाब माइनस प्रारंभिक दाब बटा प्रारंभिक दाब इंटू 100। तो यहां पर आप पाएंगे कि यहां पर 100% वृद्धि हुई है, किसकी, दाब की, और हुई तो है। देखो ना, यहां पर ताप क्या था, प्रारंभिक T था, हमने क्या कर दिया, ताप को दुगना कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। इसका मतलब 100% वृद्धि हुई कि नहीं हुई, हुई, ठीक है, 100% यहां पर क्या हुई, वृद्धि हुई, 100% इंक्रीमेंट हुआ किसका, फाइनल प्रेशर का, ठीक है। तो बच्चों आज देख लो फिर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने पढ़ा है अवोगाद्रो हाइपोथेसिस। अवोगाद्रो हाइपोथेसिस में हम लोगों को सेम टेम्परेचर और प्रेशर लेना, समान ताप और दाब के लिए। किसी भी कंटेनर में जो भरे हुए हैं किसके, गैस के मॉलिक्यूल, वो उसके आयतन वॉल्यूम के बराबर होते हैं। क्लियर, ये डेफिनेशन है इसकी। फिर इन चारों लॉ को मिलाकर हम लोगों ने कंबाइंड गैस लॉ बनाया। तो कंबाइंड गैस लॉ के लिए मुझे सिर्फ इन 3 इक्वेशन की जरूरत है। चौथी इक्वेशन की जरूरत कहां पे पड़ेगी, मुझे रियल आइडल गैस इक्वेशन बनाने में, आदर्श गैस समीकरण बनाने में, ठीक है। इन तीनों को कंबाइन करके मैंने बनाया अवस्था का समीकरण, P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। और इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4 चारों को मिलाकर मैंने क्या बनाया, यहां पर PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। ये हटेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा आपकी बार, ये R कांस्टेंट यहां पर आएगा R, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक, ठीक है। और इस इक्वेशन को बोलेंगे आइडल गैस इक्वेशन। ये हो जाएगा आपका पास कंबाइंड गैस इक्वेशन, कंबाइंड गैस लॉ, अवस्था की समीकरण, ठीक है। 2 इक्वेशन आई है, इन दोनों से क्वेश्चन कल करेंगे हम लोग, ठीक है। आर की जो वैल्यू है आपको इस तरीके से याद रखनी है, याद इस तरीके से रखनी है। ये जब आपको प्रेशर, टेम्परेचर, मोल इस तरीके से दिया जाए तब आपको कौन सी यूनिट याद रखनी है वो आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है। अगर ATM में आ रहा है प्रेशर, दाब, लीटर में आ रहा है आयतन, N आ रहा है मतलब मोल में, तो आप क्या करोगे, ये वाली इक्वेशन, ये वाला मान रखोगे। और ज्यादातर ध्यान रखना कि हमारे जो आइडल गैस इक्वेशंस हैं, जो हमारा चैप्टर है गैस लॉ, इसके अंदर तो कम से कम यही वैल्यू ज्यादातर यूज में आ रही है, ठीक है। तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर, और इसके अंदर ये न्यूमेरिकल हम लोगों ने करा है, ठीक है। कल जब हम लोग मिलेंगे तो एक और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, या फिर हो सकता है मैं सारे क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा। वैसे हमारे अभी जो है डोल्टन का नियम पढ़ा है, पार्शियल प्रेशर का, आंशिक दाब का नियम। उसके बाद में एक और हमारा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है।
तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद में फिर हम लोग वास्तविक गैसों पे चलेंगे। तो बहुत अच्छा चैप्टर है ये। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ लॉ को याद रखना है, गैस के नियम जो है उनको याद रखना है, उनके फॉर्मूलों को याद रखना है और सीधे क्वेश्चन करने हैं। और बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जो ज़्यादातर माइंड लगेगा, अब जो आने वाले जो 2 रूल हैं उन पे लगेगा, ठीक है। इनमें तो सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, आपको इक्वेशन डालनी है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर लेके आना है, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स वेरी मच।